ये कहानी रामपुर नामक एक गांव की है। इस गांव में गोविंद नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सुजाता और 2 बच्चों के साथ साधारण और सादगी भरा जीवन जीता था। गोविंद अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और ताजी ताजी सब्जियां उगाता था। वह हर रोज अपने खेत में उगाई गई ताजी सब्जियां लेकर गांव में बेचने जाता। गोविंद बहुत ही अच्छी और ताजी सब्जियां बेचता था, इसीलिए गांव के सभी लोग उसी से सब्जी खरीदते थे। इस तरह वह दिन भर सब्जियां बेचता और शाम को अपने घर लौट आता। अरे बाप रे, इतनी देर हो गई। सुजाता, जल्दी से सब्जियों की टोकरियां तैयार कर दो। मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोता रह गया। सूरज सिर पर चढ़ाया है। मुझे तो चौराहे तक जल्दी पहुंचना था। अगर देर हुई तो ग्राहक भी चले जाएंगे और सब्जी खराब हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए जी, मैंने सुबह सुबह ही सब्जियों की सारी टोकरियां ताजी सब्जियों से भर दी थीं। बस आपको तैयार होकर ठेले पर लादना है। देखिए, आपका आधा काम तो मैंने कर ही दिया। वाह, तुम्हारा काम करने का तरीका तो कमाल का है। सच कहूं तो तुम न होती तो मेरा सब कुछ ठप हो जाता। तुम ही मेरी असली ताकत हो। बस बस, अब बातें बनाना बंद कीजिए। जल्दी से बिस्तर से उठिए और नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद ठेला लेकर सब्जियां बेचने भी तो जाना है। मैं यहाँ घर और बच्चों को संभाल लूंगी। इसके बाद गोविंद नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वह सब्जियां लाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। गोविंद गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचता है। उसके आने के कुछ ही देर में ग्राहक पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों के आने की वजह से देखते ही देखते बहुत सारी सब्जियां बिकने लगती हैं। ये देखकर बसंत बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि रामू चाचा सब्जी लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। अरे गोविंद बेटा, मुझे 1 किलो टमाटर दे दे। घर में टमाटर की सब्जी ही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। बहू ने सुबह सुबह ही कह दिया था कि बिना टमाटर के वापस मत आना। माफ करना चाचा, आज टमाटर खत्म हो गए। अभी अभी सारे बिक गए। मैं खुद भी हैरान हूँ कि आज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए। अगर आप थोड़ी जल्दी आते तो शायद मैं आपको टमाटर दे पाता। क्या 1 किलो भी नहीं बचा? आज तो हमारे घर में एक भी टमाटर नहीं है और ऊपर से बच्चे बिना टमाटर की सब्जी के खाना भी नहीं खाते। अब मेरी बहू कहेगी कि तुम तो खाली हाथ लौट आए हो। चिंता मत कीजिए चाचा, मैं शाम को ताजे टमाटर और बाकी सब्जियां लेकर सीधे आपके घर आ जाऊंगा। आप बहू से कह दीजिए कि बेफिक्र रहें और उन्हें बताइएगा कि मैं उन्हें याद कर रहा था। जरूर बताऊंगा बेटा, तुम तो बड़े अच्छे हो। सब्जी बेचने के साथ साथ लोगों से भी इतनी अच्छी तरह बात करते हो। चलो ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद रामू चाचा अपने घर चले जाते हैं। गोविंद भी बची हुई थोड़ी बहुत सब्जियां बेचने के लिए दूसरी जगह चला जाता है। देखते ही देखते वह सारी सब्जियां बेच देता है।
और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। गोविंद रास्ते में जा ही रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तभी वह पास के एक बड़े पेड़ के नीचे रुक जाता है, ठेले को संभालकर खड़ा करता है और बारिश थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, यह बारिश भी ऐसे वक्त पर आनी थी जब मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अब क्या करूं? आगे भी नहीं जा सकता। अगर भीग गया तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, जिससे मैं बीमार पड़ जाऊंगा और ऊपर से मेरा काम भी ठप हो जाएगा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। उसके बाद गोविंद अपने ठेले को लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही सुजाता उसे देखकर चिंतित हो जाती है। आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं सोच रही थी कि कहीं आप बारिश में ठेला लेकर फंस तो नहीं गए। ये सोचकर मैं बहुत चिंतित रही। वैसे सब ठीक तो है ना? आप ज्यादा भीगे तो नहीं? तुमने सही सोचा। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। ऊपर से बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी वजह से मैं पूरी तरह भीग गया। अरे ठीक है, आप जल्दी से कपड़े बदल लो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। ज्यादा ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं सुजाता, पहले रामू चाचा के घर सब्जियां पहुंचाने जाना है। मैं आज उन्हें सब्जी नहीं दे पाया। और हाँ, उनके बगीचे के मीठे आम भी लेते आऊंगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें आम खाने का मन है। वाह, आप कब से मेरी बातें याद रखने लगे हैं? ठीक है, पर जल्दी आना। ठंड और बारिश ने मौसम बदल दिया है। उसके बाद गोविंद ठेले में सब्जी लेकर रामू चाचा के घर निकल पड़ता है। चाचा, अरे ओ रामू चाचा, बाहर आइए। मैं आपके लिए ताजी सब्जियां लेकर आ गया। टमाटर भी हैं और बाकी सब्जियां भी। बहू को कहिए कि आज शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे बेटा, तुम आ गए? इतनी बारिश में भी आ गए? सच कहूं तो मुझे लगा था कि बारिश के कारण आज सब्जियां नहीं आएंगी। तुम तो बड़े जिम्मेदार हो। चाचा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला कैसे ना आता? मैंने तो आपसे वादा किया था, चाहे बारिश हो या तूफान, आपके घर ताजी सब्जियां पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम कितने सच्चे और मेहनती हो। तुम हमेशा लोगों की परेशानियों को समझते हो। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद चाचा। यह तो आपकी बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ममता ने कहा था कि आपके बगीचे के मीठे आम लेते आऊं। आप तो जानते ही हैं कि ममता और बच्चों को आम कितने पसंद हैं। ऊपर से आपके बगीचे के आम बहुत ही मीठे होते हैं। क्या आप मुझे कुछ आम दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेटा, मेरे बगीचे के आम हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम बैठो, मैं खुद जाकर आम तोड़ कर लाता हूँ। उसके बाद चाचा बगीचे से मीठे आम लाकर बसंत को दे देते हैं। ये लो बेटा, आम बहुत मीठे हैं। जब भी चाहिए बेहिचक मांग लेना। तुम्हारे जैसे मेहनती इंसान से कौन कंजूसी करेगा। धन्यवाद चाचा। अब मैं चलता हूँ। कल सुबह फिर गांव में सब्जियां बेचने निकलना है। उसके बाद गोविंद अपने घर लौटता है।
अगली सुबह गोविंद सब्जियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन आज रास्ते में कुछ बदमाश उसे रोक लेते हैं। ओ ठेले वाले, कितनी बार कहा है कि इस रास्ते से मत आया कर, तुझे समझ में नहीं आता क्या? भैया, मैं और कहां जाऊं? यही रास्ता तो गांव की ओर जाता है। अगर मैं सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं गरीब आदमी हूं, मुझे अपना पेट पालने दो। गरीब? हाँ, तेरे जैसे गरीब ही रोज सड़कों पर अमीर बनने निकलते हैं। जो कमाया है चुपचाप निकाल दे, वरना तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तेरे घर वाले तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। भैया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें खिलाने के लिए काम करता हूं। मुझे छोड़ दो। बहाने मत बना, हमें तेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं। जो कहां है जल्दी कर। इसके बाद बदमाश ठेला पलट देते हैं और गोविंद से सारे पैसे छीन लेते हैं। सब्जियां जमीन पर गिरकर खराब हो जाती हैं। अगली बार यह सब्जियां नहीं, तेरी भी हड्डियां तोड़ देंगे। जितनी जल्दी हो सके ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। इसके बाद गुंडे वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी मेहनत की कमाई बार बार लूट ली जाती है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद गोविंद दुखी होकर घर लौट आता है। उसकी पत्नी सुजाता उसे परेशान हाल में देखती है और चिंतित होकर पूछती है, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? सब्जियां कहाँ हैं? और ये कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सुजाता, आज फिर वही बदमाश मिल गए। उन्होंने मेरा ठेला पलट दिया, सारी सब्जियां खराब हो गईं और सारे पैसे भी छीन कर ले गए। यह तो हद हो गई। हर बार वही कहानी। सत्यानाश हो उन गुंडों का। गरीब आदमी का जीना हराम कर रखा है। क्या वे खुद पैसे नहीं कमा सकते जो हमारे जैसे गरीबों से पैसे लूटते हैं? अब मैं क्या करूं सुजाता? मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। उन्होंने सारे पैसे भी छीन लिए और ऊपर से यह धमकी भी दी है कि अगर मैं फिर उनके सामने आया तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। हम कब तक ऐसे सहते रहेंगे? ये सहना बंद कीजिए। आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? इस तरह चुपचाप सहने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं पुलिस भी कुछ करेगी या नहीं। हम गरीबों की बात भला वे क्यों सुनेंगे? वे तो बस उन्हीं की शिकायत दर्ज करते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको थाने जाना होगा। हमें लड़ना होगा। हम कब तक डरते रहेंगे? इसके बाद गोविंद और सुजाता थाने पहुंचते हैं। हाँ भाई, क्यों आए हो? जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत काम है। साहब, कुछ बदमाशों ने मेरा ठेला पलट दिया और मेरे सारे पैसे छीन लिए। ऊपर से उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर मैं उनके सामने फिर आया तो वे मेरी हालत और बुरी कर देंगे। अरे यार, फिर से एक नई शिकायत? ठीक है, तो बताओ वो बदमाश कौन है? चलो नाम बताओ। साहब, मैं उनके नाम नहीं जानता, पर मैंने उन्हें कई बार देखा है। मैं उन्हें देखकर पहचान सकता हूं। साहब, कृपया आप उन गुंडों को जल्दी पकड़ लीजिए। ठीक है, पहचान बता सकते हो तो बता दो, पर सुन लो, अगर झूठी शिकायत निकली तो तुम पर भी कार्रवाई होगी। ये बात समझ लो। इसके बाद गोविंद और सुजाता घर लौट आते हैं।
थानेदार बेमन से पुलिस भेजता है और बदमाशों को थोड़ी देर बाद पकड़ लिया जाता है। थाने में बदमाशों से पूछताछ होती है। तो तुम ही वही लोग हो जो उस गरीब को परेशान कर रहे हो? अरे ओ, तुम्हें इतनी गुंडागर्दी क्यों सूझ रही है? पता है ना इसकी सजा क्या है? साहब, हमने क्या किया? बस भूख लगी थी तो थोड़ा पैसा मांग लिया। क्या बुरा किया? अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी थी, लेकिन अगर भूख लगी थी तो खुद क्यों नहीं कमाते? देखो साहब, हमसे आप ना उलझो और कुछ पैसे लेकर रफा दफा कर दो। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे जबान लड़ाते हो और थाने में ही रिश्वत की बात करते हो। पता है ना इसकी सजा क्या है? अरे साहब, आप तो बुरा मान गए। मेरा मतलब था कि आप थोड़ी मदद कर दीजिए। आप हमारे बड़े भाई जैसे हों। ये लीजिए, आप हमसे 10,000 रुपए ले लीजिए। इतने सारे पैसे देखकर थानेदार की नीयत खराब हो जाती है। वो तुरंत उनसे पैसे ले लेता है। ठीक है, अब तुम जाओ, पर ध्यान रखना कि मामला ज्यादा ना बढ़ाओ। अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद बदमाश हंसते हुए बाहर निकल जाते हैं। इस गोविंद का तो कुछ करना पड़ेगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारे खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाए। अब तुम देखना मैं उसका क्या हाल करता हूं। इसके बाद बदमाश गांव के कुछ लोगों से गोविंद के बारे में पूछताछ करते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि गोविंद एक किराए के मकान में रहता है। इसके बाद बदमाश गोविंद के मकान मालिक रघु काका के घर जाते हैं। अरे ओ रघु बूढ़े, जरा बाहर निकल, तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाई? कौन हो तुम और इतनी बदतमीजी से क्यों बुला रहे हो? चुप कर बूढ़े, ज्यादा बकवास मत कर और जो कहा है उसे ध्यान से सुन। तुम्हारे मकान में गोविंद रहता है ना? हाँ, वो मेरे मकान में ही किराए पर रहता है। पर हुआ क्या है? वो सब छोड़, बस कल ही जाकर उसे बोल कि वो ये मकान खाली कर दे। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? तुम हो कौन मुझे हुक्म देने वाले? सुन बूढ़े, हमसे बहस मत कर। चुपचाप जो कहा है वो कर, वरना एक ही दिन में तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये सुनकर रघु काका डर जाते हैं। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वे गोविंद के पास जाते हैं। गोविंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये घर कल तक खाली कर दो। क्या हुआ रघु काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने तो किराया समय से दिया है, अचानक यह सब क्यों? मुझसे बहस मत करो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस तुम कल तक ये घर खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। काका, आपको अचानक क्या हो गया है? आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहां जाएंगे? वो सब मैं नहीं जानता गोविंद, वो तुम्हारी समस्या है और यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर रघु काका वहां से चले जाते हैं। सुजाता, ये अचानक रघु काका को क्या हो गया है? वो इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? हे भगवान, पता नहीं ये कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। अब हम क्या करेंगे? तभी वही बदमाश गोविंद के घर पहुंचते हैं। क्यों रे गोविंद, तूने अभी तक घर खाली क्यों नहीं किया? क्या तुझे रघु ने नहीं कहा? अरे, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम तो जेल में थे ना? हमें भला कोई कैसे जेल में रख सकता है? हमसे तो पुलिस भी डरती है।
अच्छा, अब समझा। तो तुम लोग हो जिसने रघु काका को धमकाया है। और तुझे क्या लगा कि तू हमें आसानी से सजा दिला देगा? चल, अब जल्दी से ये घर खाली कर। सुनो, इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। बदमाश गोविंद के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। गोविंद का परिवार मजबूर होकर घर छोड़कर चला जाता है। चलते चलते गोविंद का परिवार शहर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना घर है ना खाना। सुजाता, भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेगा। उस रात गोविंद और उसका परिवार फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो जाता है। अगली सुबह जब गोविंद की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उन्होंने पूरी रात फुटपाथ पर ही बिताई है। सुनो सुजाता, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। इनके उठने से पहले मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूं। तुम इनका ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं इनका ध्यान रखती हूँ। आप बस जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम कर दीजिए। इसके बाद गोविंद खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह देखता है कि एक बच्चा सड़क पार कर रहा है और सामने से एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही है। गोविंद तुरंत उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। तभी उस बच्चे के माता पिता वहां पहुंचते हैं। अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो आज हम अपने बच्चे को खो देते। अरे, कैसी बात कर रही हैं बहन? ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ, अब से इस बच्चे का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत भले इंसान हैं। भगवान आपको शांति दे। इसके बाद गोविंद अपने परिवार के पास लौटकर बैठ जाता है। तभी उस बच्चे के पिता यह सब देख लेते हैं। भाई, तुम यहां क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? साहब, क्या बताऊं, हमारा घर छीन लिया गया। बदमाशों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद गोविंद उस आदमी को अपनी पूरी कहानी बताता है। सब कुछ सुनने के बाद बच्चे के पिता अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके साथ इतना कुछ हो गया और फिर भी पुलिस ने आपकी मदद नहीं की। भाई साहब, दरअसल मैं कलेक्टर हूं, आप मेरे साथ चलिए, फिर देखते हैं कि पुलिस आपकी मदद कैसे नहीं करती। इसके बाद कलेक्टर गोविंद को लेकर थाने पहुंचता है। क्यों थानेदार, मुझे तो पहचानते हो ना? जी सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कौन नहीं जानता? आप तो कलेक्टर साहब हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त ठीक है। तो चलो ये बताओ, ये आदमी कौन है? इसे जानते हो? जी कलेक्टर साहब, यह वही व्यक्ति है जिसने बदमाशों के खिलाफ शिकायत की थी। पर यह आपके साथ क्या कर रहा है? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि फिर तुमने क्या किया? उन गुंडों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी साहब, मैंने उन्हें पकड़ा था। फिर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अब से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए कलेक्टर साहब। अच्छा, कहीं तुमने उनसे कोई रिश्वत तो नहीं ली है? अभी के अभी जाकर उन गुंडों को पकड़ कर लाओ। इसके बाद कलेक्टर
बदमाशों और थानेदार पर सख्त कार्रवाई का आदेश देता है। उसके बाद सारे बदमाश और साथ में थानेदार को जेल में बंद किया जाता है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो भाई साहब? ये तो मेरा कर्तव्य था, और ऊपर से जो तुमने मेरे लिए किया है उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूं। अरे नहीं कलेक्टर साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है और आप हमें पैसे देकर हम पर और एहसान मत कीजिए। अरे भाई साहब, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूं। कृपया मना मत कीजिए। आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर ये पैसे ले लीजिए। कलेक्टर साहब के इतना कहने की वजह से गोविंद ने उनसे पैसे ले लिए। इसके बाद गोविंद रघु काका के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं मजबूर था। मैंने अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए यह सब किया। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं काका? आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। बेटा, तो ऐसा करो, ये चाबी लो और वापस उस मकान में रहो। इसके बाद गोविंद फिर से अपने पुराने घर में वापस आ जाता है और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करता है। कलेक्टर ने जो पैसे दिए थे उससे उसने बाजार में एक सब्जी की दुकान खोली और वहां सब्जियां बेचने लगा। गोविंद और उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगता है।